नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। इसके पहले के लेक्चर ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या था? हार्डवेयर को कंट्रोल करना, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। अब यहाँ पर सबसे पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब क्या चीज़ थ्योरी है वो तो बाद में समझेंगे, एक फिगर से आपको बढ़िया समझाता हूँ। देखिए, ये आपके यूज़र हैं, ठीक है, यू बना दिया हूँ, यूज़र मतलब आप लोग, हम लोग हैं जो सिस्टम को यूज़ करते हैं। और ये आपका सिस्टम है कुछ यहाँ पर, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, माउस से बना रहा हूँ तो काफ़ी गंदा बनेगा, लेकिन समझा एकदम अच्छा जाऊँगा आपको। ठीक, ये यूज़र हो गए, ये हार्डवेयर हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये आपकी बात जो होती है वो हार्डवेयर को पहुंचाता है और हार्डवेयर की बात आप तक पहुंचाता है। यही काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। समझ गए होंगे बात को। कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आपको कहना है कि हमारे और हार्डवेयर के बीच में जो मध्यस्थता करता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश में कहना चाहें तो द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। या कुछ किताबों में एक शब्द और इस्तेमाल होता है, द ट्रांसपेरेंट इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। की एक ऐसा माध्यम जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में होता है पर दिखता नहीं है, पर एक दूसरे की बात समझा ले जाता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गई चीज़? अब चलिए लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लाइट आ गई है, थोड़ा सा इसको लो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में संवाद स्थापित करता है। वही जो चीज़ मैंने बता दी वही चीज़ है। ठीक, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड करता है? पिछले लेक्चर में समझाया था, देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है कि आपका जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर है, ये सब भी इसके द्वारा ही कंट्रोल होता है। अब आप ऐसा समझिए, आप फ़ोन लेके आए और उसमें एंड्रॉयड ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? उसमें सब कुछ तो वहीं से हो रहा है ना। या मान लीजिए, चलिए आप लैपटॉप लेके आए और विंडोज़ ही ना हुआ, लिनक्स ही ना हुआ, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हुआ, तो चलाओगे क्या? उसमें कुछ काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले वही आता है, उसके बाद ही कुछ आता है। उसके बाद आपका असेंबलर आता है। अब यहाँ पर असेंबलर तो सीधे है, लेकिन एक कहानी छोटी सी आपको सुना देता हूँ ताकि ये चीज़ आसानी से समझ पाएँ। देखिए, जो सिस्टम है वो बाइनरी समझता है, सबको पता है, लेकिन हम तो बाइनरी समझते नहीं हैं। हमारी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन सिस्टम जो भी चीज़ समझेगा वो बाइनरी में समझेगा। अब ये मैंने लिख दिया, ये हमारी लैंग्वेज है, ह्यूमन की लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। और सिस्टम क्या समझता है? सिस्टम समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारी बात को सिस्टम को समझाने के लिए हाई लेवल को बाइनरी में बदला जाता है और सिस्टम की बात को मुझे समझाने के लिए बाइनरी से हाई लेवल में बदला जाता है। समझ रहे हैं? मेरी बात को कंप्यूटर समझ पाए और कंप्यूटर की बात को हम समझ पाएँ, इसलिए बार बार ट्रांसलेशन ये होता रहता है। और इस ट्रांसलेशन को जो ट्रांसलेट करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटर। समझ में आया? कोई पूछे ट्रांसलेटर क्या है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी बात को कंप्यूटर को समझा ले और कंप्यूटर की बात को हमें समझा लेता है, वो आपका ट्रांसलेटर कहलाता है। अब ये ट्रांसलेटर आपके सिस्टम का काम कर रहे हैं, इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और ये आपका असेंबलर जो सीधे सीधे पढ़ा दिया जाता है लेक्चर्स में, असेंबलर आपका क्या होता है? एक तरीके का ट्रांसलेटर है। यहाँ से कहानी अब यहाँ पर शुरू होती है। देखिए, असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसलेट कर रहा है। यह एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में क्यों बदलता है? क्योंकि सिस्टम हमारा मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो आप कुछ भी इनपुट दीजिए, वो बदलेगा किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में ये बदल देगा उस चीज़ को। ठीक, मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। मतलब एक चीज़ सिंपल सी, असेंबलर क्या है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन में और मशीन की लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है, वाइस वर्सा। असेंबली से मशीन, मशीन से असेंबली में बदलने का काम करता है, वो आपका असेंबलर होता है। फिर आपका कंपाइलर क्या होता है? तो चलिए, इसमें बहुत कुछ लिखा है लेकिन आसान से फिर से समझाते हैं। देखिए, आपका दो तरीके का मेन, ये एक ट्रांसलेटर तो आप समझ गए। दूसरा ट्रांसलेटर करता था, मान लीजिए आपके पास ये कुछ इनपुट हैं, 1 2 3 4 5 लाइन के, तो कंपाइलर इन सब को एक बार में लेता था और एक बार में मशीन की भाषा में बदल देता था।
एक बार में पांचों लाइन उठाई और उठा के मशीन की भाषा में बदल दिया, और कोई गलती हुई तो लास्ट में दिखा देगा भैया 5 गलती, 4 गलती, 6 गलती आप किए हो। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या चीज़? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में इनपुट लेता है और उसको आपके मशीन की लैंग्वेज में बदल देता है, और जितनी गलती होती है लास्ट में दिखा देता है। यहाँ पर देखिए यही चीज़ लिखी होगी, ट्रांसलेटर हाई से मशीन में बदलता है, वो तो पुरानी कहानी है। जितने भी ट्रांसलेटर हैं हाई से मशीन में बदलेंगे, कुल मिलाकर मशीन में ही बदल रहे हैं और मशीन से हाई में बदल रहे हैं। देखिए कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है, यही मेन लाइन है। ठीक है, यही लाइन पढ़ लिए तो पूरा सार समझ में आ गया। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन की भाषा में बदलता है, और कोई गलती अगर होती है तो जितनी भी गलती है 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो गलती आपको लास्ट में दिखा देता है। लेकिन इंटरप्रेटर वहीं पे जो होता है, इंटरप्रेटर थोड़ा गड़बड़ है। जैसे देखिए स्कूल में 2 टीचर होते हैं। एक टीचर तो वो होते हैं जो सारे बच्चों की कॉपी जमा करा लेते हैं, कहते हैं सब बच्चे कॉपी जमा कर दो, फिर चेक करके सबको वापस कर देते हैं। वो आपके कौन थे? वो आपके कंपाइलर वाले टीचर थे। लेकिन इंटरप्रेटर वाले टीचर ऐसे होते हैं जो कहते हैं रोल नंबर 1 यहाँ पर आओ, फिर कॉपी चेक करते हैं। कोई गलती हुई तो कहते हैं ये गलत क्यों की हो, इसको सही करके लाओ तब आगे कॉपी चेक करेंगे। इस तरीके के भी टीचर होते हैं ना, जो कॉपी को लेके आते हैं, आपके सामने चेक करते हैं, अगर कोई गलती हो गई तो वहीं पे रुक जाते हैं, कहते हैं पहले ये गलती सुधारो तब आगे चेक करेंगे। ऐसे ही आपका इंटरप्रेटर भी है। इंटरप्रेटर क्या करता है? मान लीजिए आपका 4 लाइन का कोड है, तो ये आपके एक ही लाइन को इनपुट लेगा और उसको किस में बदलेगा? मशीन की भाषा में बदलेगा। दूसरे लाइन को इनपुट लेगा और फिर उसको मशीन की भाषा में बदलेगा। तीसरे लाइन को लेगा, बदलेगा, लेकिन अगर कहीं पे गलती हो गई तो वहीं पे रुक जाएगा, अगली लाइन को नहीं बदलेगा, कहेगा पहले इस गलती को सुधारो तब हम आगे कन्वर्ट करेंगे, और अगर गलती को नहीं सुधारोगे तो आगे हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, कन्वर्जन यहीं पे रोक देंगे। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर बदलता है, यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है और उनको रन करके तुरंत डिस्प्ले कर देता है। यह कंपाइलर से धीमा होता है, भाई एक एक लाइन चेक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, धीमा तो होगा ही, इसीलिए इसको कम जगह की ज़रूरत होती है। क्यों कम जगह की ज़रूरत है? क्योंकि एक ही लाइन ये इनपुट के तौर पे ले रहा है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फिर आपके आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस करने में काम में आते हैं। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, जैसे आपके डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जो होते हैं, डिस्क क्लीनअप जो होता है, विंडोज़ डिफेंडर जो होता है, डिस्क मैनेजमेंट जो होता है, रिसोर्स मॉनिटर होते हैं, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं। इनका कुल मिलाकर काम इस लाइन में निहित है। ये पढ़ लीजिए, ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के काम हैं। एग्जाम्पल एंटीवायरस, सबसे प्रचलित एग्जाम्पल जो सुने ही सुने होंगे। ठीक है, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर भी हो सकता है सुनो, लेकिन एंटीवायरस तो सुना ही होगा। ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर आपका आता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो ऊपर हमने देख लिया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो इसका सोर्स कोड होता है आपको अवेलेबल होता है, और उसमें सोर्स कोड में आप ज़रूरत के अनुसार अपना बदलाव कर सकते हैं, ये ऊपर हमने देख लिया था। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे मालिकाना सॉफ्टवेयर कहा गया है। इसका मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है, सॉफ्टवेयर मालिक, और कोई भी उस कंपनी के अनुमति के बिना इसका डुप्लीकेट या वितरित नहीं कर सकता है। यदि वो मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो यूज़र्स को सॉफ्टवेयर कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। समझ लीजिए इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए आसान भाषा में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री है, खरीदो, कुछ समझ में ना आए कोड में, मतलब कोई दिक्कत लगे तो आप सोर्स कोड में बदलाव भी कर सकते हो। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक, ऐसा सॉफ्टवेयर जिनके मालिक हों, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते। अगर कुछ यूज़ करना है तो मालिक को पैसा दो तब यूज़ करो। ऐसे सॉफ्टवेयर आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल एडोबे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल ऐप क्या होते हैं ये आपको पता ही होंगे। मोबाइल ऐप एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, ये पता ही होगा। ठीक है, टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप कहे गए हैं, एक नेटिव ऐप, फिर वेब बेस्ड ऐप, फिर हाइब्रिड ऐप। एक एक करके देखते हैं, आसान सी चीज़ है। चलिए, आपका जो सबसे पहला नेटिव एप्लीकेशन है, इन ऐप्स को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है
जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप केवल आईफोन में ही रन होते हैं, मतलब बना दिया गया कि आपका ये आईफोन में ही रन होगा, तो एंड्रॉयड में वो रन नहीं होगा। ठीक, इन्हें अन्य स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता, अर्थात ये अन्य डिवाइस के लिए कंपेटिबल नहीं होते हैं। नेटिव सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, जिसके लिए बनाए हो उसी में चलेगा। चलिए अगले की बात करें, अगर अगले सॉफ्टवेयर की, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो इन ऐप्स को HTML कोड, CSS कोड तथा जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इनका आकार बहुत हल्का होता है, मगर इनकी परफॉर्मेंस नेटिव ऐप की तुलना में कम होती है। इन्हें आप वेब ब्राउज़र की सहायता से ही एक्सेस कर सकते हो। नाम से ही समझ में आ रहा है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे ही आपके चलते हों। फिर आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन आता है। हाइब्रिड मतलब मिलकर बना हुआ। यहाँ पर देखिए, ये ऐप एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपेटिबल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी ये एक ऐप जो होते हैं वो आईफोन में भी चल सकते हैं और दूसरी डिवाइस में भी चल सकते हैं। तीनों में अंतर समझ में आया? फिर से देखिए, नेटिव वाला जो आपका था वो जिसके लिए बनाया है उसी में चलेगा। वेब बेस्ड आपका ब्राउज़र की सहायता से चलेगा। हाइब्रिड आपका जिसके लिए बनाया है उसमें भी चलेगा और दूसरे में भी चलेगा। ये आपका एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन देखना चाहें तो ये आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, जीमेल, ये सब कुछ है। बाकी चैनल अभी यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो मतलब मेरा कंटेंट काम का ही है, तभी पहुँचे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो QR कोड है, सपोर्ट कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरीके का पेड कोर्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।